नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। भाजपा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया। अमित शाह ने संकल्प पत्र को बताया महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज महाराष्ट्र के लिए महाविकास आघाड़ी का घोषणा पत्र करेंगे जारी। महागठबंधन के अन्य नेता रहेंगे मौजूद। झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोकारो और गुमला में करेंगे चुनावी रैली। रांची में करेंगे रोड शो। हेमंत सोरेन की तमाड़ में जनसभा। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लगा झटका। कतर ने इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता से खुद को अलग करने की घोषणा। और भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच गगेबेहरा में दूसरे टी20 मैच का आज है आयोजन। 4 मैच की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने महाराष्ट्र के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान भाजपा नेता अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। इसके अलावा महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, आशीष सेलार, विनोद तावड़े, सुधीर मुंगतीवार, राव साहब दानेव मौजूद रहे। अमित शाह ने संकल्प पत्र को महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में लाडली बहन योजना जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही। भावांतर स्कीम के तहत 2100 रुपये देने की बात कही गई। लखपति दीदी की संख्या 11 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की जाएगी। संकल्प पत्र में देवेंद्र जी ने 25 मुद्दे, प्रमुख मुद्दे आप लोगों के सामने रखे हैं। लाडली बहन योजना, इसको हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन का बढ़ोतरी कर रहे हैं। किसानों के लिए ऋण माफी और किसान सम्मान निधि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर रहे हैं। मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से हम महंगाई को काबू करेंगे। 45,000 गांवों में रास्ते बनाने का काम किया जाएगा। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा कवरेज भी किया जाएगा और उनका मासिक वेतन 15,000 तक बढ़ाया जाएगा। वीज बिल में 30% कपात, सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा पर से भर दिया जाएगा और 2028 तक महाराष्ट्र की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करने का लक्ष्य हमारी यूपी सरकार ने रखा है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस धार्मिक आधार पर आरक्षण देने की बात कर रही है। उलेमाओं की एक संस्था ने मांग की कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इस मांग को स्वीकार करने का पत्र एक्नॉलेजमेंट एक दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये मंसूबे के साथ आप सहमत हैं क्या? एसटी, एससी, ओबीसी, दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर भी जमकर निशाना साधा। उद्धव जी, आप कहां बैठिएगा इसका फैसला आपको ही करना है, हम नहीं कर सकते। आपको ही करना चाहिए, आपने ही करा है, मगर कहां बैठे हो वो जगह मैं जरूर याद कराना चाहता हूं। आप 370 हटाने के विरोध करने वालों के साथ बैठे। आप राम जन्मभूमि के निर्माण का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। आप सावरकर जी के लिए
अपशब्द कहने वालों के साथ बैठे हो, आप संभाजी नगर नाम का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो, सीएए और यूसीसी लाने का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो, और आप वक्फ बोर्ड के अंदर आने वाले सुधारों के बिल का विरोध करने वालों के साथ। महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज महाविकास आघाड़ी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेनिथला, महाराष्ट्र के प्रदेश समिति के अध्यक्ष नाना पटोले, विधायक दल के नेता बाला साहब थोराट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत मौजूद रहेंगे। ये घोषणा पत्र पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, पूर्व सांसद और योजना आयोग के पूर्व सदस्य भालचंद्र मुंगेकर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की पूर्व सांसद वंदना चौहान की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मुंबा देवी विधानसभा सीट से महायुति की उम्मीदवार शायना एनसी को अपना समर्थन दिया। कुमारवाड़ा के राम मंदिर हॉल में मनसे कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने मुंबा देवी विधानसभा में महायुति को समर्थन देने का फैसला किया। शायना एनसी ने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे और सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया, जिन्होंने उन्हें समर्थन दिया। झारखंड का चुनावी रण जीतने के लिए सत्ताधारी दल हो या फिर विपक्षी पूरे दमखम के साथ चुनावी प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी ने झारखंड में दिग्गजों की फौज उतार दी। बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री आज एक हफ्ते में दूसरी बार झारखंड का दौरा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उसके बाद राजधानी रांची में एक भव्य रोड शो भी करेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले बोकारो में जनसभा करने वाले हैं। पीएम मोदी बोकारो के चंदन क्यारी में बीजेपी उम्मीदवार और झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बौरी के लिए प्रचार करेंगे और जनता से उनके पक्ष में वोट की अपील भी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गुमला में चुनावी रैली करेंगे। यहाँ वो गुमला में पूर्व सांसद और बीजेपी प्रत्याशी सुदर्शन भगत के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के बाद प्रधानमंत्री रांची जाएंगे और ओटीसी ग्राउंड से न्यू मार्केट चौक तक रोड शो करेंगे। 3 किलोमीटर का ये रोड शो कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। प्रधानमंत्री का रोड शो 5 विधानसभाओं से होकर गुजरेगा। रोड शो में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होना है, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज झारखंड की रांची जिला परिषद के तमार ब्लॉक स्थित पोडियागिडी गांव में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और मतदाताओं को साधने की कोशिश भी की जाएगी। झारखंड का गांडेय विधानसभा क्षेत्र हॉट सीट है। यहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मैदान में है, जिनका सीधा मुकाबला भाजपा की मुनिया देवी से है। आइए देखते हैं भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह जिले के इस खास चुनावी रण क्षेत्र से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। झारखंड में वैसे तो सभी 81 विधानसभा सीट पर चुनावी रण सभी राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन झामुमो के लिए गांडेय की सीट साख और प्रतिष्ठा से जुड़ा है। पिछले बार उपचुनाव में जीतने वाली सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन एक बार फिर यहां से तीर चला रही हैं, जबकि भाजपा ने मुनिया देवी को कमल खिलाने का जिम्मा सौंपा है। गांडेय से विधानसभा का टिकट कटाने के लिए 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल है। पिछले दिनों राजनीति के मैदान में पदार्पण करते हुए उपचुनाव में विधायक बनने का स्वाद चखने के बाद कल्पना सोरेन एक बार फिर मतदाताओं के बीच है। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दीजिए मुझे, और क्योंकि 4 से 5 महीने में जब मैंने ये काम करके आपको दिखाया है तो जीत का माहौल बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ कटहरी, फूलपुर और मंझवा विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रैलियां करेंगे। वहीं वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार के केवल 2 दिन बचे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी आज वायनाड में 4 विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगी। साथ ही उनका आज नुक्कड़ सभा का कार्यक्रम भी है। प्रियंका गांधी ने पिछले रविवार से ही वायनाड में चुनावी प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट रायपुर दक्षिण सीट मानी जाती है। इस सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी ने पूर्व सांसद सुनील सोनी को अपना प्रत्याशी बनाया, तो वहीं कांग्रेस ने युवा नेता आकाश शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा। दोनों प्रत्याशी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं।
रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के इतिहास की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। दक्षिण विधानसभा सीट बीजेपी का मजबूत किला मानी जाती है। ब्रजमोहन अग्रवाल 1990 से 2023 तक लगातार यहां से 8 विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। साल 2008 में परिसीमन के बाद से हर बार यहां से ब्रजमोहन अग्रवाल को चुनाव में जीत हासिल हुई। वहीं रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी सुनील सोनी का कहना है कि वे राज्य में हो रहे विकास को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली सरकार है, हमको योजनाओं का लाभ देती है, हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है। तो गरीब आदमी से लेकर सारे लोग आज जो है सब लोग सड़क पर आकर स्वागत कर रहे हैं। वहीं रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव से कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा का कहना है कि वे राज्य में खराब कानून व्यवस्था को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और रायपुर दक्षिण विधानसभा की जनता के साथ होने का दावा भी कर रहे हैं। लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। सफाई की योजना को लेकर, रोड, सड़क, बिजली, कहीं का पानी नहीं आ रहा है आज भी। तमाम जो जनता के मुद्दे हैं, जनता से चर्चा करके जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पर विकास का मॉडल तय करेंगे और सरकार से ध्यान आकर्षण करेंगे। सरकार के रायपुर दक्षिण की जनता के मुद्दे को लाएंगे और उन्हीं के अनुसार विकास करवाएंगे और सारा जो कानून व्यवस्था है, बढ़ती बिजली का बिल है, इन मुद्दों को लेकर ठीक करने का प्रयास करेंगे। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों दलों के नेता जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा ये तो 23 नवंबर को नतीजों के बाद ही पता चलेगा। रायपुर दक्षिण से पूर्व सांसद सुनील सोनी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, तो ही कांग्रेस ने युवा नेता आकाश शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। दोनों प्रत्याशी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा ये तो 23 नवंबर के मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। अपने कैमरा सहयोगी सोमदत्त साहू के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद का स्वागत और करते कुछ अन्य खबरों का। नासिक पश्चिम विधानसभा सीट पर इस बार का मुकाबला दिलचस्प है। भाजपा की 2 बार की विधायक सीमा हिरे हैट्रिक लगाने औद्योगिक शहर में उतरी हैं, तो एनसीपी और शिवसेना गठजोड़ ने सियासी पारे को और बढ़ाया। वहीं बागी उम्मीदवार भी दंगल में अपनी जीत का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। सीमा ने बीते सालों में अपने क्षेत्र में औद्योगिक विकास के समेत ढेरों कार्य गिनाए। सीमा हिरे से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। नासिक पश्चिम से भाजपा के प्रत्याशी सीमा हिरे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा हिरे 2 बार यहां से विधानसभा का चुनाव जीत चुकी हैं और तीसरी बार हैट्रिक लगाने की फिराक में हैं। जो 2 बार आप विधायक यहाँ की रह चुकी हैं, अगर बीते 5 साल को ही अगर हम देखें तो हम जानना चाहते हैं कि क्या क्या विकास कार्य आपके द्वारा यहाँ हुआ है। 5 साल में 2.5 साल महायुति सरकार थी। राज्य शासन में एकनाथ जी शिंदे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, ये तीनों ही नेताओं ने ट्रिपल इंजन का सरकार बनाया। बहुत सारी योजनाएं हमारे महाराष्ट्र में लाई, महिलाओं के लिए, कामगार के लिए, कष्टकरी, ज्येष्ठ नागरिक, ऐसे सीनियर सिटीजन, सबके लिए कुछ न कुछ काम
अपने सरकार ने किया है। जो विपक्ष की तरफ से का आरोप है MIDC का कि हमारे पास 2 MIDC है, लेकिन कोई नई इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं आ पाई, मल्टी लेवल की कोई हॉस्पिटल नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहें? कम से कम 50 एकड़ जगह नई MIDC बनाने के लिए लगता है। हमारे जो उद्योग मंत्री थे उदय जी सामंत, इन्होंने राजूर बहुला यहाँ और अकराड़े यहाँ भी MIDC लाया है। वहाँ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट फूड प्रोसेसिंग ये रिलायंस का अकराड़े में शुरू होने जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ नासिक पश्चिम से भाजपा प्रत्याशी सीमा हिरे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बीते 5 सालों में जो सरकारी फंड है जो योजनाएं हैं उसका भरपूर उपयोग हुआ है और इस क्षेत्र में देख सकते हैं कि किस तरीके से विकास कार्य हुआ है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज, नासिक पश्चिम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के रजत जयंती समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में भारत कैसे बदल रहा है। पहले की सरकारें सोना गिरवी रखती थी, लेकिन आज भारत के पास 700 अरब से अधिक विदेशी मुद्रा भंडार है। ये बदलते भारत की ताकत है। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। उस भारत का सोना हवाई जहाज से फिजिकल फॉर्म में स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों में गिरवी रखा गया। Why? To sustain our fiscal credibility. What was the occasion? Our foreign exchange was dwindling around $1 billion. ये हालात थे। Boys and girls, you are lucky. Our foreign exchange reserve today is over $700 billion. 700 times. मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की बढ़ती संख्या को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि 2051 तक का शहर में हिंदू आबादी 54% से कम हो जाएगी, जबकि मुस्लिम समुदाय की आबादी में 30% की वृद्धि होगी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट के अनुसार 1961 में हिंदू आबादी 88% थी, जो 2011 में घटकर 66% रह गई, जबकि इसी अवधि में मुस्लिम आबादी 8% से बढ़कर 21% हो गई। रिपोर्ट में ये भी उल्लेख किया गया, अवैध घुसपैठी वोट बैंक की राजनीति में इस्तेमाल हो रहे, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने इस पर चिंता जताते हुए कहा, अवैध घुसपैठ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर रही है और इसे नियंत्रित करना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं एक है तो सेफ है। जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का ये जो रिपोर्ट है वो कह रहा है कि मुंबई में 2051 तक हिंदू आबादी सिर्फ 54% रह जाएगी। आज भी मुंबई में गोवंडी, मानपुर, मुंबादेवी, नया नगर, मुंब्रा, भिवंडी, आज भी वहां पर सिर्फ बांग्लादेशी मुस्लिम और रोहिंग्या मुस्लिम दिखाई दे रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी कहते हैं वोट जिहाद और योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। आरजीकर कॉलेज में महिला जूनियर डॉक्टर की हत्या और बलात्कार की घटना के 90 दिन बाद भी न्याय का इंतजार किया जा रहा है। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए बंगाल जूनियर डॉक्टरों का संयुक्त संगठन वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फोरम संघर्षपूर्ण है। इसी सिलसिले में संगठन ने कॉलेज स्क्वायर से लेकर एस्प्लेनेड तक रैली निकाली। न्याय की मांग को लेकर डॉक्टर की नहीं बल्कि समाज के सभी वर्ग इस नागरिक मार्च में शामिल हुए। डॉक्टरों के संगठन के देबाशीष हल्दर ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि घटना के 90 दिन बीत चुके हैं और अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। न्याय में देरी से निराशा हाथ लगी। उनका कहना है जब तक न्याय नहीं मिलता आंदोलन जारी रहेगा। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने गोवा में आयोजित होने वाले 55वें फेस्टिवल के बारे में ये कहा कि गोवा फिल्म फेस्टिवल फिल्म निर्माताओं और फिल्म उद्योग के जो तमाम पेशेवर हैं उनके आपस में जुड़ने, सहयोग करने और आपसी कला को प्रदर्शित करने के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करेगा। This year, the 55th
International Film Festival is going to happen in Goa. The Goa is the one destination. This is a permanent destination for the International Film Festival. In this film festival, this year, 55th edition is going to happen. It is going to happen from November 20th to 28th. So all over the country, the participants are going to come. They're not only artists, the producers, the directors, the technicians, and the business-to-business peoples are coming. Here the Film Bazaar is the main theme we are going to introduce this year. Apart from that, we are going to give a chance for the 100 young minds, the new young people. They want a platform to participate, exhibit them talent. केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने राजधानी नई दिल्ली में ईवी रैली को झंडा दिखाकर रवाना किया। पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है और इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ और बिजली चालित परिवहन को भारत की यात्रा के लिहाज से गति देना है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल का उपयोग अब लगातार बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में इनका उपयोग बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है और इसी कड़ी में अब कृषि क्षेत्र में जल्द ही इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर नजर आने वाले हैं। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने खुद ट्रैक्टर को चलाकर ये देखा और बताया कि आने वाले समय में हर क्षेत्र में ईवी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिसके चलते प्रदूषण की समस्या से भी निजात मिलेगी। देश के आर्थिक विकास को गति देने में 6 प्रमुख नीतियां कारगर साबित हो रही हैं। ये जानकारी अग्रणी वित्तीय कंपनी मोतीलाल ओसवाल इंडिया के मासिक रिपोर्ट में दी गई। रिपोर्ट में इससे केंद्र की सरकार के 1 दशक के रणनीतिक सुधारों का परिणाम बताया गया। इसके अलावा रिपोर्ट में भाजपा सरकार के पिछले 2 कार्यकाल को आश्चर्यजनक वृद्धि का 1 दशक बताया गया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि देश में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, व्यापार के अनुकूल नीतियों से लेकर एक संपन्न उद्यमी परिस्थिति तंत्र मौजूद है। छोटे व्यवसायों के लिए अवसर बढ़ रहे हैं। साथ ही रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि वैश्विक मंच पर भारत चीन के मुकाबले एक शक्तिशाली विकल्प के रूप में उभर रहा है। देश में वर्तमान में 11 मेगा कंपनियां मौजूद हैं। इनका बाजारी पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैप 5 ट्रिलियन रुपए से अधिक है। वहीं 2014 में ये संख्या 0 थी। मध्यम और बड़ी पूंजी वाली कंपनियों में उछाल के साथ इक्विटी बाजार में संभावित विशालकाय कंपनियां बड़ी संख्या में मौजूद हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत अब मार्केट कैप के मामले में दूसरा सबसे बड़ा उभरता हुआ बाजार है। ये 2014 में 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024 में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर जाएगा, जबकि वैश्विक हिस्सेदारी में 4% से ज़्यादा की वृद्धि होगी। रिपोर्ट के अनुसार नए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म आधारित सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या 2014 में सिर्फ 5 थी। ये 2024 में बढ़कर 29 हुई, जो भारत में स्टार्टअप के लिए एक स्वस्थ कारोबारी माहौल को दर्शाता है। उनका संयुक्त बाजार पूंजीकरण मार्च 2014 में 178 बिलियन रुपए से बढ़कर नवंबर 2024 में 4.8 ट्रिलियन रुपए हो गया। भारत का कृषि क्षेत्र भविष्य में बड़े पीढ़ीगत बदलावों के लिए तैयार है। भारत का युवा नई तकनीकों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन लाने की तैयारी कर रहा है। भारतीय छात्र एक बार फिर कृषि और कृषि से जुड़े विषयों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। साथ ही टिकाऊ कृषि, खाद्य उत्पादन में तकनीकी नवाचार जैसी वैश्विक मांगों की सीखने की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है और छात्र विदेश पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। छात्र कृषि तकनीक के माध्यम से सटीक कृषि, एग्रीकल्चर साइंस और फूड साइंसेस के क्षेत्र में यूरोपीय संघ द्वारा संचालित फार्म टू फोक रणनीति और कनाडा के कृषि खाद्य पायलट योजनाओं में बड़ी संख्या से जुड़ रहे हैं। फॉरेन एडमिट्स के सह संस्थापक निखिल जैन बताते हैं कि 2020 के बाद से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए पूछताछ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2023 में कृषि कार्यक्रमों के बारे में पूछताछ में 75% सालाना वृद्धि देखी गई। उन्होंने बताया कि छात्र कृषि को एक नए नज़रिए से देख रहे हैं, जो कि तकनीकी आधारित है और वैश्विक खाद्य सुरक्षा को उससे जोड़ता है। वहीं लिवरेज.ब्रिज के संस्थापक अक्षय चतुर्वेदी ने दार्जिलिंग, गुंटूर, मेरठ और नासिक जैसे शहरों का उदाहरण देते हुए बताया कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में रुचि दिखाने वाले छात्र अलग अलग पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, लेकिन इनमें से टियर 2 और 3 शहरों से आने वाले छात्र ज़्यादा हैं।
आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई, जहां इस समय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे महाविकास अघाड़ी का संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। और मीडिया के हमारे दोस्तों और सभी साथियों, आज हम महाराष्ट्र चुनाव घोषणा पत्र आपके सामने रख रहे हैं। इससे पहले हमारे गारंटीज उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, राहुल गांधी जी और मैं, इस 4 नेता मिलके एक एक मुद्दे पे वहां पर आपको सारी चीजें बताई थी। लेकिन आज हमारा जो घोषणा पत्र डिटेल में है वो आपको बाद में मिलेगा, और उससे पहले मैं आपको चंद बातें, मोटी मोटी चीजें बताऊंगा। और ये ज्यादा बॉम्बे के बारे में बोलने का मुझे कोई ज्यादा ये नहीं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं और हमको सभी को जानकारी है। महाराष्ट्र में सभी लोग बम्बई के तरफ देखते हैं और सारी दुनिया के लोग और पूरे भारत के लोग भी बॉम्बे के तरफ देखते हैं। आर्थिक दृष्टि से, एम्प्लॉयमेंट दृष्टि से, मैन्युफैक्चरिंग दृष्टि से, इन्वेस्टमेंट दृष्टि से, सारे जो भी बदलाव होते हैं, सामाजिक बदलाव, इसके बारे में भी महाराष्ट्र सबसे आगे है। तो ये महाराष्ट्र का चुनाव ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है देश के लिए। ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं, या सिर्फ दल बदलू लोगों के लिए नहीं, ये जो चुनाव है ये देश का भविष्य बदलने वाला चुनाव है। अगर महाराष्ट्र में अब की गवर्नमेंट को अगर हम हटाएंगे और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सरकार को लाएंगे, तभी यहाँ पर एक स्टेबल, अच्छी गवर्नमेंट, अच्छा गवर्नेंस हम दे पाएंगे। आप सुन रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, जहां उन्होंने महाविकास अघाड़ी का संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया और साफ तौर पर कहा कि अगर उनकी पार्टी जिस तरह से यहाँ पर गठबंधन के साथ सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, अगर वो आते हैं तो कहीं ना कहीं एक स्थायी सरकार मुंबई की जनता को मिलेगी। फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।